राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि दक्षिण पट्टी वाले ताजिए की बढ़ती पॉपुलैरिटी से उत्तर पट्टी वाले किस कदर जलते हैं और उसे अपमानित करने के लिए फाइनली बल्ली साई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते दोनों तरफ के लठैतों के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन बावजूद इसके कोई भी पुलिस को बीच में लाना नहीं चाहता और घर का मामला है, बाद में सुलटा लिया जाएगा, ऐसा कहकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है पुलिस के आने से ही पहले। यहां पर हमें एक बात और पता चलती है कि गंगौली में जितने भी छोटे बड़े जमींदार होते हैं वो गिरोह बंद होते हैं। रात में ये लोग डाके डलवाते थे और सुबह जो है मुकदमे लड़वाते थे। यहाँ पर फुन्नन मियाँ का खास तौर से जिक्र किया जाता है कि वो इतने रसूखदार थे कि एक बार गंगौली थाने के थानेदार शरीफुद्दीन ने उन्हें तैश में आकर जब गाली दे दी तो रात ही रात में वे इस थानेदार को उठवा लेते हैं और उसकी मूंछ जिसकी बहुत धूम थी उसी को सफा चट्ट करवा देते हैं। अपमानित महसूस करते हुए शरीफुद्दीन जो है वो गंगौली से अपना तबादला करवा देते हैं और किसी अन्य थानेदार को फिर गंगौली में पोस्टेड किया जाता है। यहां तक हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और साथ ही फुन्नन मियाँ के किरदार के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है सुनेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। तो चलिए एपिसोड ध्यान से सुनिएगा और फुन्नन मियाँ के किरदार की दिलचस्प बातें जो हैं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा। सरकार का ख्याल था कि फुन्नन मियाँ कांग्रेसी हैं, इसलिए उनके खिलाफ शरीफुद्दीन की हत्या का मुकदमा इसलिए न चलाया जा सका कि उसमें सरकार की बदनामी होती। थानेदार का किसी थाने से उठा लिया जाना बड़ी बदनामी की बात है, इसलिए शिवधनी सिंह ने फुन्नन मियाँ के बल निकालने का बीड़ा उठाया। यहाँ आते ही उन्होंने दिवाली की रात को पहला छापा मारा। फुन्नन मियाँ हमेशा की तरह जुआ खेल रहे थे और हमेशा की तरह शगुन के लिए लक्ष्मी की उस मूर्ति के नीचे बैठे थे जो नैन सुख कलवार की दुकान की दीवार पर लगी हुई गणेश की मूर्ति की तरफ देखा करती थी। तो एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब का हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं। किस तरीके से फुन्नन मियाँ एक मुसलमान थे, बावजूद उसके उनका ये विश्वास था कि लक्ष्मी की मूर्ति के नीचे बैठकर यदि वे जुआ खेलेंगे तो लक्ष्मी की कृपा जो है उनके ऊपर बनी रहेगी। ये जुआ बरखापुर में हो रहा था। शिवधनी सिंह मुजरिमों को गिरफ्तार करके जब रवाना हुए तो यह भूल गए कि थाने को जाने वाला रास्ता भर टोली से होकर जाता था। उनकी इस भूल का नतीजा यह निकला कि वे अपने 3 कांस्टेबलों के साथ घेर लिए गए। भरों ने मुजरिमों को छुड़ा लिया। शिवधनी सिंह की वर्दी पेटी छीन ली गई। उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया। तब फुन्नन मियाँ को उन पर रहम आ गया। बोले, थूक के चाट। जब शिवधनी सिंह ने इस हुक्म की तामील की तो उन्होंने वर्दी पेटी लौटा दी। शिवधनी सिंह उसी दिन गुर्दे के दर्द से तड़पे और दूसरे ही दिन उन्हें दवा दारू करवाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। फिर वे लौटकर गंगौली नहीं आए। जाते जाते उन्होंने सिपाहियों को 10-10 रुपए इनाम में दिए कि वह इस बात को मुंह से ना निकाले। सिपाहियों ने तो ये बात मुंह से ना निकाली, मगर दूसरे ही दिन ये बात आसपास के तमाम गांव में फैल गई। तब थाना कासिमा बंद पर ठाकुर साहब की तैनाती हुई। ठाकुर साहब 2 साल से फुन्नन मियाँ की फिक्र में थे, लेकिन वे उन्हें अपने पुट्ठे पर हाथ नहीं धरने दे रहे थे। जो आदमी अपनी पड़ोसी की बीवी को निकाल लाए और फिर रोज उसी पड़ोसी के घर जाकर हुक्का पिए, उस पर हाथ डालना खिलवाड़ नहीं है। यह किस्सा ठाकुर साहब के कसीमाबाद आने से कोई 20 साल पहले का है, लेकिन हर थानेदार अपनी जगह आने वाले थानेदार को यह किस्सा जरूर सुनाता था। आप भी सुनिए। किस्सा यह था कि फुन्नन मियाँ के पड़ोसी करामात अली खान विद इन ब्रैकेट जो हकीम सैयद अली कबीर के पुराने मुलाजिम गुलाम हसन खां के छोटे भाई थे, ताजपुर से कुलसूम को ब्याह लाए। ये कुलसूम बला की खूबसूरत थी। एक दिन फुन्नन मियाँ ने उसे देख लिया और देखते ही वे उस पर एक जान छोड़ 1000 जान से आशिक हो गए। जब हकीम साहब के छोटे भाई डिप्टी सैयद अली हादी की बारात पारे के लिए इक्कों, हाथियों, पालकियों, खड़खड़ियों वगैरह पर रवाना हुई और दोनों पट्टियों में सन्नाटा हो गया तो फुन्नन मियाँ करामात अली की दीवार पर गए। करामात अली खां की माँ भी बारात के साथ गई हुई थी। कुलसूम इसलिए नहीं गई थी कि वे पेट से थी। फुन्नन मियाँ उसे जबरदस्ती उठा लाए। बारात की वापसी के बाद बड़ा हंगामा हुआ, फौजदारी हुई। फुन्नन मियाँ गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्होंने कुलसूम को अदालत में हाजिर नहीं किया।
मगर मुकदमे के बीच में ही उनकी मर्दानगी पर कुलसुम का दिल आ गया और जब वे छूटे तो वह उन्हीं के घर में उठ आई। उसकी गोद में करामात अली की एक बच्ची थी। फिर धीरे धीरे करामात अली इस जिल्लत के आदी हो गए और फुन्नन मियाँ हमेशा की तरह उनके दरवाजे पर जाकर हुक्का पीने लगे। ऐसे जियाले और सरफिरे आदमी पर हाथ डालना कोई ठट्ठा खिलवाड़ नहीं था। इसलिए ठाकुर साहब समयुद्दीन खां से मशवरा करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अगर इस वक्त उत्तर पट्टी वालों को कुलसूम की याद दिलाई जाए जो अब भी फुन्नन मियाँ के घर में है और उनके 10 बच्चियों की मां है, तो शायद करामात अली का मुंह देखकर हकीम अली कबीर दक्कन पट्टी वालों पर बलवे का मुकदमा कायम करने को तैयार हो जाएं। तो कितने जोड़ तोड़ बिठाने पड़ते हैं एक मुकदमे में सफलता हासिल करने के लिए। मगर समयुद्दीन खां तो मातम कर रहे थे। आपके हकीम साहब बुलावत बढ़ाई। चमार के एक लड़के ने ठाकुर साहब से कहा, अच्छा। ठाकुर साहब जल्दी से फाटक में घुसे। हकीम साहब और डिप्टी अली हादी मियाँ ने उन्हें दौड़ा लिया कि अगर दक्कन पट्टी वाले एक हफ्ता न बढ़े तो क्या वे लोग अपने घर में ही बंद रहेंगे। इसलिए या तो उन्हें बढ़ाया जाए या फिर उत्तर पट्टी के ताजिए लाठी के जोर पर रास्ता खोल देंगे। ठाकुर साहब ने उन लोगों को बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और फिर जो उन्होंने अपनी स्कीम पेश की तो हाकिम साहब खुश हो गए और बोले, खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। कसम है छोटे हजरत की कि आपको गवाहों की कमी नहीं पड़ेगी। इतनी उर्दू बोलकर वे अपनी जुबान पर उतर आए। ए गुलाम हसन, तनी उब्बाद को पुकारता ले आओ। फुन्नन मियाँ को पकड़ने के लिए तो सरकार बहुत दिनों से बेचैन है। ठाकुर साहब ने डिप्टी अली हादी के कान में कहा। सरकार की बेकरारी की खबर सुनकर डिप्टी अली हादी खुशी से बेकरार हो गए। बोले, वे हरामजादा तो लाठियां चलाने में सबसे आगे था। बाकी हम अब्बू, बशीर और वजीर को ना छोड़ेंगे, हकीम साहब ने कहा। ये बाअसर लोग हैं, इन्हें सजा दिलवाना आसान नहीं है, ठाकुर साहब ने कहा। मगर हकीम साहब बिखर गए। उन्हें अली हादी मियाँ ने बड़ी मुश्किल से काबू में किया। चुनाचे रपट लिखवा दी गई कि बल्ली साईं के दरवाजे पर नियाज हो रही थी कि फुन्नन मियाँ और सुलेमान और हम्माद मियाँ के साथ बल्ली साईं पर लाठियों से इन लोगों ने हमला किया। हम मुकिर जब बल्ली साईं को छुड़ाने और बीच बचाव करवाने पहुंचे तो मुलाजिमों ने हम मुकरों पर भी हमला किया और गया अहीर रघुनाथ भर और उसके दोनों बेटे दीना और घनश्याम ने भी हम पर लाठियों से हमला किया। तो ये रपट में लिखवाया जा रहा था। मुलाजिमों ने उन तमाम लोगों के नाम लिखवाए गए जो अहीर टोली, भर टोली और चम टोली के मुड़मुड़ लोगों में से थे और जिनके बूते पर फुन्नन मियाँ जैसे मामूली जमींदार की गंगौली में हुकूमत थी। रपट लिखवाने वालों में मौलवी बेदार, मीर उब्बाद हुसैन और हुसैन अली मियाँ के अलावा कई भर और अहीर भी थे। ये खबर अब्बू मियाँ को उसी वक्त मालूम हो गई क्योंकि उस वक्त हकीम साहब के दरवाजे पर शंकरा चमार भी मौजूद था जो हकीम साहब के कैंप में अब्बू मियाँ का जासूस था। अब्बू मियाँ ने मरसिए की बयाज तुरंत जेब में रख ली। मशवरा होने लगा। जुलूस आगे बढ़ा दिया गया। तमाम नामजद मुलजिमों को रूपोश होने का हुक्म दिया गया। मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड होने का हुक्म दिया गया। तय ये पाया कि मुलजिमान तो कई दिनों से गाजीपुर और मोहम्मदाबाद के अस्पतालों में दाखिल हैं और फुन्नन मियाँ अपनी बेटी रजिया के पास कलकत्ता गए हुए हैं। ठाकुर साहब ने जब मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए शाम को हाथ बढ़ाया तो मालूम हुआ कि कोई मुलजिम गंगौली में मौजूद ही नहीं है। वह बेचारे उन्हें पकड़ने के लिए चलकर बड़े दरवाजे तक आए थे। अब्बू मियाँ ने ठाकुर साहब की बात सुनते ही तमाम मुलजिमों के घर आदमी दौड़ाए। मगर मेरे ख्याल में तो आपको गलत खबर मिली है। आदमी दौड़ाने के बाद अब्बू मियाँ ने ठाकुर साहब से कहा, उनमें से कोई आज गंगौली में है ही नहीं। फुन्नन मियाँ तो शायद कलकत्ते गए हैं। क्यों मोहम्मद? अब्बू मियाँ ने फुन्नन मियाँ के दामाद से पूछा। जी हाँ, और सुलेमान तो कोई 6 दिन से सदर अस्पताल में दाखिल है। वजीर मियाँ ने कहा, बेचारा सख्त तकलीफ में है मामू। हाँ भाई, अब क्या कहें, मौसम में गजब आ गया है। अब्बू मियाँ ने कहा, मैं उसे देखने अस्पताल गया था। मुझे देखते ही बेचारा सिविल सर्जन खड़ा हो गया और बोला कि सैयद साहब आपने क्यों तकलीफ करी। मैंने कहा, भाई माथुर साहब तकलीफ कैसे न करता, यह मेरा खास आदमी है। तो उसने कहा, साहब ऐसा केस तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह लगभग अच्छे हो चुके हैं मगर बाय गॉड मुझे अब तक ये मालूम ना हो सका कि इन्हें हुआ क्या था। और हम्माद बेचारे पर तो चांद रात से आफत आई है। कोठे पर से फिसल गया, दाहिना हाथ टूट गया,
मोहम्मदाबाद के अस्पताल में पड़े हैं, शब्बू मियां बोले और फिर दाहिने हाथ से नेटे की बुलाक पहुंचने लगे। हालांकि हम्माद मियां का हाथ कोमिला चमार के बड़े भाई घुरुआ की लाठी से टूटा था। तो ये सब कुछ हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं, किसने किसको मारा, कैसे मारा। पंडित माता दीन बुलाए गए। उन्होंने ठाकुर साहब के लिए शरबत बनाया, तमोली उनके लिए पान लाया और खुद बेचू हलवाई एक दोने में गुड़ के ताजा लखटे लाया। ठाकुर साहब ने सोचा कि अब तो मुलजिमान हाथ से निकल चुके हैं, इसलिए नाश्ता करने में क्या नुकसान है। उन्होंने समीउद्दीन खां की तरफ देखा। वे उस बस खट में पायंती बैठे हुए थे जिस पर फुस्सू मियां लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। समीउद्दीन खां ने एक चम्मच में चाय की प्याली थी और दूसरे में तश्तरी। वे तश्तरी में उंडेली हुई चाय को फूंक रहे थे। ठाकुर साहब ने दांत पर दांत जमा दिए कि अब ये कमबख्त सुड़क्का मारेगा। वह सुड़क्के की आवाज से ठाकुर साहब के दांत किरकिरा जाते थे और पूरा बदन गनगना जाता था। वे इस बात पर समीउद्दीन को डांट भी चुके थे, लेकिन वह समीउद्दीन ही क्यों होगा जो बदल जाए। चुनाचे ठाकुर साहब हाथ में शरबत का गिलास लिए उसके सुड़क्के का इंतजार कर रहे थे। इत्तेफाक से समीउद्दीन ने उन्हें उस हालत में देख लिया। वे बिना सुड़क्का लगाए चाय पी गए और जेब से बीड़ी निकालने लगे। अब पी के खत्म करो खां साहब अपनी साली चाय को, ठाकुर साहब ने झल्लाकर कहा। तमाम लोग चौंक पड़े क्योंकि समीउद्दीन की प्याली अपने तश्तरी पर औंधी रखी हुई थी और तश्तरी बस खट के पाए के पास थी, जिससे इधर उधर और ऊपर नीचे चींटियों का एक गोल अपने काम में जुटा हुआ था। ठाकुर साहब झेप गए और ठीक उसी वक्त अब्बू मियां के भेजे हुए सिपाही लौट आए। क्या हुआ, ठाकुर साहब ने पूछा। लेकिन वे सिपाही ब्रिटिश सरकार के सिपाही नहीं थे। उन्होंने ठाकुर साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया। वे अपने अपने जमींदारों से मुखातिब हो गए। खबर एक ही थी, कोई मुलजिम गांव में मौजूद नहीं था। तो यहां पर अपने जमींदारों के प्रति जो है लोगों की वफादारी भी पता चलती है। बेशक वे अंग्रेजी सरकार की पुलिस में भर्ती हैं, लेकिन बावजूद उसके वो अपने अपने जमींदारों के प्रति ही वफादार हैं, बजाय पुलिस ब्रिटिश हुकूमत के। मीर साहब, ठाकुर साहब ने अब्बू मियां को मुखातिब किया। मौलवी बेदार की हालत नाजुक है, यह मामला दब नहीं सकता। मैं 2000 गवाह पेश करूंगा कि ये लोग वारदात की जगह पर मौजूद थे। जरूर पेश कीजिए ठाकुर साहब, अब्बू मियां ने कहा। हम आपको झूठी शहादतें बनाने से कैसे रोक सकते हैं, बस इसका ख्याल रखिएगा। वजीर मियां बोले कि उन गवाहों में कोई उत्तर पट्टी वालों का आसामी ना हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिरह करने को मैं ही खड़ा होऊंगा। ठाकुर साहब जानते थे कि वह एक चैलेंज है और वह ऐसे कई थानेदारों को जानते थे जिनसे वजीर मियां ने जिरह की थी। उन्हें पसीना आने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा किया और कहा, मुख्तार साहब, हमारा काम बस इतना है कि मुकदमा अदालत के सामने पेश कर दें। वे खड़े हो गए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, आप लोग भी दिन भर के थके हारे हैं। ठाकुर साहब कासिमाबाद चले गए। वहां गुलाबी जान उनकी राह देख रही थी। उनके आने के बाद अब्बू मियां भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद, चलो भाई, शाम गरीबा की मजलिस कर ली जाए। किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि इतनी सख्त फौजदारी के बाद उत्तर पट्टी की किसी मजलिस में जाने की क्या तुक है, क्योंकि इमाम बाड़ा इमाम हुसैन का होता है और मजलिस भी उन्हीं की होती है। खुद उत्तर पट्टी वाले में भी किसी ने यह नहीं सोचा कि मजलिस मुलतवी कर दी जाए। रात की नमाज के बाद लोग इमाम बाड़े में इकट्ठा हुए। हकीम अली कबीर गुस्से में गोरे मियाँ की जगह पर जा बैठे, लेकिन वहां बैठना उन्हें बहुत अजीब लगा, इसलिए वे लाहौल पढ़कर अपनी जगह पर सरक गए। चूंकि वही बड़े थे, इसलिए सभी उनका मुंह देख रहे थे कि आखिर वे रोशनी हटाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे। तो यहां पर फुटनोट 1 दिया हुआ है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। 10 मुहर्रम की रात को जो मजलिस होती है वह शाम गरीबा की मजलिस कही जाती है और ये मजलिस अंधेरे में होती है। खुद हकीम साहब हैरान थे कि आखिर ये रोशनी हटाने का हुक्म क्यों नहीं दे रहे। किस्सा यह था कि इमाम बाड़े के फर्श पर दक्कन पट्टी वालों की खाली जगहें उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि सभी को अंडरग्राउंड करवा दिया गया था, भगा दिया गया था जगह से। वे सोच ही रहे थे कि अलीमवा हज्जाम को दक्कन पट्टी भेजें कि अबू मियाँ के पीछे पीछे दक्कन पट्टी का पूरा गिरोह बच्चों कच्चों समेत फाटक में दाखिल हुआ। ये लोग किसी से कुछ कहे सुने बिना ही अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। दोनों पट्टियों के बच्चे मिंबर के पीछे बैठकर गप लड़ाने लगे। तो आप लोगों में से नाम मैं भूल रही हूँ,
उन्होंने बोला था कि मिबर नहीं होता है, मिंबर होता है, लेकिन यहां पर मिबर ही लिखा है। हकीम साहब ने रोशनियां हटाने का हुक्म दिया, मगर अब सवाल यह था कि मजलिस पढ़े कौन। अब तक तो इसे शब्बू मियाँ पढ़ा करते थे। रोशनियों के हट जाने के बाद अंधेरे में हकीम साहब की आवाज गूंजा करती थी, हे शब्बू पढ़ो भाई। लेकिन क्या वे आज भी ऐसा कह सकते हैं? ये सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। अंधेरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर हमेशा की तरह उनकी आवाज गूंजी, हे शब्बू पढ़ो भाई। और यहाँ पर ये एपिसोड के साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मुलजिम अंडरग्राउंड हुए थे उनका क्या खोज खबर करवाई जाती है। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।